सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है डीसी यादव और आप सभी लोगों का डीआरडीसी एजुकेशन पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 10 जून 2025 का करंट अफेयर्स, जिसे मैंने द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस जैसे महत्वपूर्ण अखबारों से लिया है, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए डीआरडीसी एजुकेशन को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे सतत विकास का, जो अखबारों में था। इसके अलावा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ब्रह्मपुत्र नदी, एनबीएफसी क्या होता है इसका अध्ययन करेंगे, फ्रेंच ओपन 2025 और इसके अलावा ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन का अध्ययन करेंगे। आइए बारी बारी से इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुर्खियों में क्यों है। तो साथियों, तेलंगाना की सरकार और जापान के शहर किताकिससू के बीच सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। इस समझौते के तहत हैदराबाद शहर में 80 एकड़ में एक इको टाउन विकसित किया जाएगा, जो पूरी तरह हरित तकनीकों और नेट जीरो उत्सर्जन, जो कार्बन उत्सर्जन है, उस मॉडल पर आधारित होगा। अब साथियों, बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य की। तो 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 17 सतत विकास लक्ष्यों की घोषणा की थी, जिसमें पहला था नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा साथियों, रिड्यूस इन इक्वलिटीज यानी असमानता में कमी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, और साथियों इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन 13वें नंबर पे था, और लाइफ ब्लू वाटर यानी जल जीवन का संरक्षण, लाइफ ऑन लैंड, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और पार्टनरशिप फॉर ऑल द गोल्स। साथियों, यहाँ से यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में हर वर्ष एग्ज़ाम में सवाल आते हैं। जैसे मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर पूछा था कि सतत विकास लक्ष्य में 6 में कौन कौन सा शामिल है। एक ऑप्शन में दिया था स्वच्छ जल, दूसरे ऑप्शन में दिया था स्वच्छता, तीसरे ऑप्शन में दिया था स्वच्छ जल और स्वच्छता दोनों, और डी ऑप्शन में था इनमें से कोई नहीं। ऐसे पूछा था कि जो हमारा क्लाइमेट एक्शन है, जलवायु वाला है 13वां नंबर, वो किस नंबर में आता है। तो इसमें नंबर वाइज पूछ लेता है कि किस नंबर पे कौन सा सतत विकास लक्ष्य है, और इसे पूरा करने का जो समय है वो साथियों 2030 है। अगर दुनिया की बात करें, दुनिया के देशों का क्या परफॉर्मेंस है, तो उसमें जो नॉर्डिक कंट्री हैं, जिसमें फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, ये टॉप 5 कंट्री हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अचीव की ओर और बढ़ रहे हैं। इसमें फिनलैंड पहले स्थान पे है, स्वीडन दूसरे स्थान पे है, डेनमार्क तीसरे स्थान पे है, नॉर्वे चौथे स्थान पे है, और आइसलैंड 5वें स्थान पे है। साथियों, सभी के सभी नॉर्डिक कंट्री है। यहाँ से इस साल यूपीएससी 2025 में सवाल आया है कि नॉर्डिक कंट्री में कौन कौन से देश शामिल हैं। बॉटम के देशों की बात करें तो सोमालिया सबसे निचले पायदान पे, इसके अलावा दक्षिणी सूडान, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और बुरुंडी, ये वो देश हैं जो बॉटम में टॉप 5 कंट्री हैं, यानी बॉटम के कंट्रीज है साथियों। अब भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने के लिए जो भारत का थिंक टैंक है नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1915 को हुई थी, उसने हर राज्यों के अलग से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तैयार किए हैं, और इसकी शुरुआत नीति आयोग ने 2018 में किया था। इसका उद्देश्य भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की सतत लक्ष्यों के प्रति प्रगति को बढ़ाना, मापना और उनको ट्रैक करना था। अब तक नीति आयोग ने 6 एडिशन जारी कर दिए हैं, जिसमें 2018 में पहला था, 19 में दूसरा, 20 में तीसरा, 21 में चौथा, 22 में पाँचवा और 23-24 में छठा। अब तक 25 का डाटा नहीं आया साथियों, बीच में कोविड की वजह से डिले भी हुआ था। तो 6 एडिशन नीति आयोग ने जारी किए हैं। अगर नीति आयोग के अकॉर्डिंग हम देखें तो भारत में
केरल टॉप स्थान पे, दूसरे स्थान पे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा। ये टॉप स्टेट है भारत के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को अचीव करने की ओर बढ़ रहे हैं। खराब परफॉर्मेंस की बात करें तो अंतिम 5 स्थानों पर में बिहार सबसे निचले पायदान पे, इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश, यानी जो उत्तरी राज्य हैं इनकी स्थिति सबसे खराब है साथियों। अब बात करते हैं, अगला खबर है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी सुर्खियों में आजकल बनी हुई है क्योंकि जब से भारत ने सिंधु जल समझौता को रद्द किया है तब से एक आशंका जताई जा रही है कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी यानी तिब्बत में जिसे हम झांगो नदी के नाम से जानते हैं उसके जल प्रवाह को रोकने के लिए या नियंत्रित करने के लिए प्रयास कर सकता है या कर रहा है, ऐसा सुर्खियों में है। ये इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज में भी आया था, एक्सप्लेन पेज में भी आया था साथियों। तो सैटेलाइट इमेजें ली जा रही है, भारत पैनी नज़र बनाए हुए है ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें साथियों तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ये मानसरोवर झील यहाँ से निकलती है और यहाँ पर इसे झांगो के नाम से जाना जाता है और ये तिब्बत से होते हुई यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से आती है और इस बात यहाँ पे लोहित नदी इसमें आके शामिल हो जाती है और फिर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम से होते हुए ये बांग्लादेश में घुसती और बांग्लादेश के बाद ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। साथियों, अगर यहाँ से सवाल कैसे पूछे जाएंगे तो सवाल पूछे जाएंगे इसके सहायक नदियों के बारे में। तो दक्षिण दिशा से जो इनकी सहायक नदी है दाहिनी ओर से, उसमें लोहित नदी है, धनसरी नदी, चंपा नदी, दिकांग नदी, कापली नदी और दिब्रू नदी। ये दाईं ओर से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ यानी ट्रिब्यूटरी हैं। जबकि बाईं ओर से अगर बात करें साथियों तो इसमें सोमनबरी नदी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी, इसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। कामेंग नदी, भराली नदी, सरली नदी, जिया भरेली नदी और मानस नदी, ये सभी के सभी साथियों जो हैं ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मानस नदी की बात करें तो इसी नाम पर मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में घोषित किया गया था। साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, असम राज्य से होकर बहती है जैसा मैंने कि बताया, और यह नदी असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होते हुए, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले घड़े के लिए प्रसिद्ध है, उससे उत्तरी भाग से बहती है। तो कभी भी पूछ लेता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के किस भाग में बहती है, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूरब की ओर। तो साथियों एक उत्तरी भाग से होकर बहती है और ऐसा सवाल यूपीपीसी तथा यूपीएससी में पूछे जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी आगे साथियों डिब्रू सुखोया जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके पास से भी बहती है, जहाँ लोहित और ब्रह्मपुत्र नदी का संगम स्थित है। तो ये भी पूछ सकता है कि लोहित और ब्रह्मपुत्र नदी का संगम जो है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो डिब्रू सुखोया राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है जिसे माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं, ये असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के ही भीतर स्थित है। ये सवाल मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप। अगर आपसे ये पूछे कि किस नदी में स्थित है तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो असम में स्थित है। अगला प्रमुख खबर साथियों एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है ये सुर्खियों में है। अब ये सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि हाल ही में आरबीआई ने फ्लिपकार्ट को एनबीएफसी का दर्जा प्रदान किया है। अगर बात करें कि एनबीएफसी का दर्जा प्राप्त करने के मापदंड क्या क्या होते हैं, कौन सी कंपनी एनबीएफसी का दर्जा प्राप्त कर सकती है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, तो सबसे पहली बात तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसकी जो कुल संपत्ति है, कुल संपत्ति में से 50% जो संपत्ति वित्तीय संपत्ति होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों 10 करोड़ की मिनिमम पूंजी जो है वो एनबीएफसी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं कि एनबीएफसी और बैंक में अंतर क्या है। तो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसी, तो जहां बैंक साथियों जमा स्वीकार कर सकते हैं वही एनबीएफसी जो है वो जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ऐसे सवाल यूपीएससी में पूछे जाते हैं। बैंक चेकबुक, बुक, एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग जैसी सुविधाएं देते हैं और एनबीएफसी ऐसी कोई सुविधा नहीं देती साथियों। इसके अलावा बात करें तो बैंक के पास जहां जमा राशि पर डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है वही एनबीएफसी के पास ऐसी कोई सुरक्षा नहीं होती है। बैंक पूरी तरह आरबीआई के सख्त नियमों के अंतर्गत आते हैं, जबकि एनबीआई पर जो आरबीआई के नियम है वो थोड़े ढीले होते हैं।
अब ऋण दोनों देते हैं साथियों, ऋण एनबीएफसी भी देता है, ऋण बैंक भी देता है, लेकिन एनबीएफसी बैंक की तरह पूरी बैंकिंग सेवाएं नहीं देते हैं। तो यह है एनबीएफसी तथा बैंक के मध्य अंतर। अगर हम बात फ्लिपकार्ट की करें, 2007 में सचिन बंसल तथा बिन्नी बंसल ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ये पूर्ण रूप से भारतीय कंपनी है। वर्तमान में इसके जो सीईओ हैं वो कल्याण कृपलानी जी है। ये कृष्णामूर्ति होगा साथियों, कल्याण कृष्णामूर्ति हैं। जी हाँ, कल्याण कृष्णामूर्ति जी हैं। अगला प्रमुख खबर है साथियों, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में माओवादी संगठन तथा नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। लगभग 84 से ज़्यादा नक्सलवादियों ने समर्पण कर दिया है, क्योंकि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए भारतीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया था, इसलिए सुर्खियों में है। आइए इसका डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र के 3 राज्यों में 84 माओवादी संगठन जो माओवादी लोग हैं उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सल को मुक्त बनाना है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि भारत को नक्सल मुक्त बनाने का जो लक्ष्य है वो कब तक है? तो 31 मार्च 2026 तक है। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा आप। साथियों, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें तो 21 अप्रैल 2025 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ये सीआरपीएफ के साथ इसमें विशेष टास्क फोर्स और जिला रिजर्व गार्ड भी शामिल हैं। इनका लक्ष्य माओवादी नक्सलवादी गतिविधियों को समाप्त कर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षित बनाना तथा भारत को नक्सल मुक्त बनाना है। आज का सबसे प्रमुख खबर है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये सुर्खियों में इसलिए है साथियों क्योंकि हाल में केरल सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने की मांग की है। अब अगर हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करें साथियों, तो भारत सरकार द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1972 में इसे लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था वन्य जीवों, पक्षियों तथा उसके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षा प्रदान करना। भारत सरकार के पास क्या क्या अथॉरिटी है? तो भारत सरकार अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का प्रावधान रखती है। वन्य जीव अधिकारी तथा रक्षक नियुक्त कर सकती है। उल्लंघन करने पर कड़ी सजा व जुर्माना दोनों लगा सकती है। आर्टिकल जो इसकी धारा है 11 सब क्लॉज 1A के विशेष परिस्थितियों में वन्य जीवों की हत्या की अनुमति दी जा सकती है। इसी को लेकर केरल सरकार ने संशोधन की मांग की है कि जो जंगली सुअर होते हैं उनको वर्मन घोषित किया जाए तथा उनकी हत्या की अनुमति दी जाए, क्योंकि बहुत सारे किसान इससे परेशान हैं। तो ऐसे में केरल सरकार ने ये मांग रखी भारत सरकार से कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किया जाए। और केरल की जो प्रमुख मांग है ये इन्हीं 2 धाराओं में जो है संशोधन करवाने की है। केरल की बात करें साथियों तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। केरल 2 राज्यों की सीमाओं को स्पष्ट करता है, एक तमिलनाडु को, एक कर्नाटक को। केरल में साथियों प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, मथिन केतनसोला राष्ट्रीय उद्यान, अनाईमुड़े सोला राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है। टोटल देश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है 107। सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो उड़ीसा में है। और देश का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था जो आपको उत्तराखंड में मिलेगा। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी साथियों। अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें जिनकी संख्या देश में 18 है साथियों। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व देश में है। इसमें केरल की बात करें तो केरल में 2 बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। एक नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और नीलगिरी साथियों देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जिसे 1986 में घोषित किया गया था। और इसके अलावा अगस्त्यामलाई राष्ट्र जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। ये 2 बायोस्फीयर रिजर्व केरल के अंतर्गत आते हैं। एक बार पुनः आप अध्ययन कर लीजिए ताकि आप भूलें ना। देखो केरल में जो है 5 राष्ट्रीय उद्यान है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, मथिनकोटा राष्ट्रीय उद्यान, अनाईमुड़ा सोला राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। देश में टोटल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? 107। सबसे पहला कौन सा था? जिम कॉर्बेट। सबसे नवीनतम कौन सा है? सिमलीपाल। टोटल कितना है? 107। अगर पूछे सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो हेमस नेशनल पार्क जो आपको लद्दाख में मिलेगा। टोटल देश में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या साथियों 18 है, जिसमें 2 केरल में स्थित हैं। एक तो नीलगिरी है जो देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। इसके अलावा अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व है। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिनकी संख्या वर्तमान में 43 है भारत में,
इसमें पश्चिमी घाट और नीलगिरी बायोस्फीयर को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। केरल के प्रमुख झील हैं जैसे वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील और पुलिकायल झील। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है, अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर केरल ही होगा। केरल में ओणम के त्यौहार और विशु त्यौहार, त्रिशूर पूरम त्यौहार, उत्कल त्यौहार मनाया जाता है, जबकि केरल के जो प्रमुख नृत्य है उसमें कथकली तथा मोहिनीअट्टम है। साथियों केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक कथकली है, एक मोहिनीअट्टम है, और ये देश का पहला ऐसा राज्य है जिसके पास 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। इसके अलावा अगर लोक नृत्य की बात करें उसमें थुआल तथा कुडियाट्टम शामिल है। अब है साथियों फ्रेंच ओपन सुर्खियों में था। फ्रेंच ओपन सुर्खियों में इसलिए है कि पुरुष वर्ग में स्पेन के जो कार्लेज अल्कराज हैं इन्होंने इटली के यानिक सिनर को हराकर फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित लोरा गैरोस स्टेडियम में खेला गया साथियों। तो ये भी पूछ सकता है किस स्टेडियम में खेला गया था, तो रोला गैरोस स्टेडियम में खेला गया, कहाँ, पेरिस में। और किसने जीता, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता। साथियों किसको हराया, तो यानिक सिनर को हराया। ये किस देश के हैं, इटली के हैं। जीतने वाले किस देश के हैं साथियों, स्पेन के हैं। ये हैं अल्कराज साहब। इन्होंने टोटल अब तक 5 ग्रैंड स्लैम जीते हैं साथियों। 2022 में इन्होंने यूएस ओपन जीता था और 23 और 24 में विलियमटन को अपने नाम किया, जबकि 24-25 में फ्रेंच को अपने नाम किया, फ्रेंच ओपन को, और ये उनका दूसरा फ्रेंच ओपन है। महिला वर्ग में साथियों कोको ग्राफ ने अपने नाम किया फ्रेंच ओपन को। ये अमेरिका की महिला एकल वर्ग में विजेता बनी और इन्होंने बेलारूस के अनन्या सबालेंका को हराकर फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब अपने नाम किया और इनका भी मुकाबला रोला गैरोस स्टेडियम पेरिस में हुआ था। अगर बात करें साथियों तो साल में 4 प्रमुख टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जनवरी में खेला जाता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन जो मई जून में होता है, और तीसरा होता है विलियमटन जो यूके में होता है, यूनाइटेड किंगडम में होता है, जून जुलाई में इसका आयोजन किया जाता है, और सबसे अंतिम में होता है यूएस ओपन जो अगस्त सितंबर में होता है यूएसए में। तो ये 4 प्रमुख साथियों ग्रैंड स्लैम है टेनिस के। अगर ऑस्ट्रेलिया ओपन हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें साथियों तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता था इटली के यानिक सिनर ने, जिसे हाल ही में फ्रेंच ओपन में हार का सामना करना पड़ा है, और इन्होंने हराया था अलेक्जेंडर जेरेविव को। महिला वर्ग में अमेरिका के मेडिसन कीज ने अनन्या सबालेंका को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता था। अब आप देखो साथियों जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में हारी थी वो फ्रेंच ओपन में विजेता बनी है, और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में विजेता थे वो फ्रेंच ओपन में हार गए हैं। ये है उठा पटक खेल का। साथियों अगर हम कॉलेज सरकराज की बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने 5 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। तो साथियों ये थे आज के प्रमुख सुर्खियाँ जहाँ से सवाल हमारे एग्जाम में बनाए जा सकते हैं। मुझे थोड़ा सा जुकाम है, इसके लिए आवाज़ थोड़ा भारी लग रहा होगा, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज।